हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले एक बेहतरीन चैप्टर को, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ये है आपके क्लास 12 का सेकंड चैप्टर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखो खुद से चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही कि भाई ये चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा तो हमें पढ़ना है। ठीक है, अब भाई एग्जाम में आएगा, आपके सीबीएसई में भी आएगा, आपके आईआईटी जेईई में भी आएगा अगर आप देना चाहते हो तो। ठीक है, और बाकी बहुत जगह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस है। साथ ही साथ ये कई चैप्टर के साथ कनेक्टेड भी हैं। कनेक्टेड का मतलब जैसे कि भाई उसमें ये फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि उन चैप्टर्स में इनका यूज होगा। यानी भाई अगर आपने इसके फुल कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लिया तो ये तो आपका आसान होगा ही। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के चैप्टर्स होंगे सभी आपके आसान होते जाएंगे। तो आपको करना क्या है, तो ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो ये वीडियो आखिर तक देख लो, बस हो जाएगा सब कुछ क्लियर। क्योंकि ये वीडियो आपके सामने दिख रहा है भाई, वन शॉट है। इसके अंदर हम इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने ये क्लियर कर लिया फिर आपको आगे कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो करें लेक्चर को स्टार्ट, तो भाई बिल्कुल करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये चैप्टर का नाम था। अब भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो इनवर्स है भाई, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एक इनवर्स लिखा है, एक ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, एक फंक्शन लिखा है। तीन वर्ड्स हैं। क्या तीनों के मीनिंग हमें पता होना चाहिए? भाई बिल्कुल पता होना चाहिए। तो भाई जैसा कि मैं बताऊँ कि फर्स्ट वर्ड मैं लिख लेता हूँ भाई, फंक्शन लिख लेता हूँ। भाई कोई बात नहीं, फंक्शन लिख दिया, लास्ट वाला पहले लिख दिया। सेकेंड की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है भाई, और उसके बाद थर्ड की बात करते हैं तो इनवर्स हो गया। ठीक है भाई, ये तीन चीज़ें हैं जिनका मीनिंग अगर हमें पता चलता है तभी हम इसको स्टार्टअप कर पाएंगे। ठीक है भाई, बेसिक क्या है भाई, इसका मतलब पता होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की हम बात करते हैं तो इससे पहला वाला चैप्टर हमने फंक्शन पढ़ा था। भाई पहला क्या था, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर था। अब उसके अंदर क्या पढ़ा हुआ था, उसके अंदर ये पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है। तो भाई ऐसा रिलेशन जिसमें डोमेन, भाई कोई जो डोमेन होता है, ठीक है, और कोडोमेन, इसको हमें रिलेट करना पड़ता है। ठीक है, यानी हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, मान लो ये 4 वैल्यूज हैं, कोई सी वैल्यू पुट करोगे और यहाँ से एक यूनिक आंसर हमारा आता है। कोई यूनिक आंसर आता है। यूनिक का मतलब भाई 1 पुट किया तो ए आ रहा है, 2 पुट किया तो बी आ रहा है, 3 पुट किया तो मान लो फिर से बी आ रहा है, 4 में डी आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कभी भी कोई भी एक वैल्यू पुट करने पर 2 अलग आंसर नहीं आने चाहिए। यानी आपने 1 पुट किया तो ए ही आ रहा है, मतलब सिंगल उसका आंसर आ रहा है। 2 पुट किया तो सिंगल बी आंसर आ रहा है। 3 पे भी सेम बी आ गया, लेकिन 3 के लिए 2 नहीं। ठीक है भाई, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया था, मतलब एक ट्रिक के साथ समझाया था। ठीक है, वो माँ और बेटे वाला समझाया था। और अगर आपने फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लेना भाई। इससे पहले जो फंक्शन चैप्टर फिनिश किया था, रिलेशन फंक्शन पूरा था, उसके अंदर जो फंक्शन को डिटेल में बिल्कुल करवाया था कि फंक्शन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितने टाइप के होते हैं फंक्शन, हर चीज़ बिल्कुल कंफर्म करवाई थी। अगर वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। डन। फिलहाल मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शन कब होता है, वो चीज़ें यहाँ पर बेसिक क्लियर करवा रहे हैं कि भाई अगर कोई भी वैल्यू आप पुट करते हो उसका एक यूनिक आंसर आए। ये यूनिक आंसर मतलब इमेज आए। भाई एक आपका डोमेन की एक इमेज आती है, ठीक है, अगर उसकी यूनिक इमेज आ जाए तब इसका मतलब क्या होगा, वो आपका फंक्शन कहलाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, डोमेन से कोडोमेन तक रिलेट हो रहा है या फिर डोमेन से रेंज की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब उसके बाद भाई ये फंक्शन तो हमने पढ़ रखा है, डिटेल में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पढ़ा था, तो भाई 10th क्लास में पढ़ा था हमने। ठीक है, स्टार्टिंग 10th क्लास में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था वहाँ पे। उसके बाद 11th में आए थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ गए थे। भाई ये 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बिल्कुल डिटेल में भाई वो भी करवा चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं वहाँ पे करवा चुका हूँ, जो कि आपके क्या क्या हुआ करते थे। तो भाई जैसे कि कोई भी फंक्शन की बात करें, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है और टेन एक्स है, और वैसे नेक्स्ट कॉसेक एक्स है, सेक एक्स है और कॉट एक्स है। भाई ये कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जिनको अगर किसी इक्वेशन के फॉर्म में रखा जाए तो ये फंक्शन टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये चीज़ था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि मैं ये देख पा रहा हूँ भाई, ये दोनों जो है ये हमने कंबाइंड फॉर्म में हमने 11th क्लास में पढ़ा था। भाई क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस किए थे जो इक्वेशन फॉर्म में होते थे, अब उसको हमने सॉल्व किया था।
डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वर्स की बात करते हैं। तो इन्वर्स क्या होता है? तो इन्वर्स भी हमारा फर्स्ट चैप्टर में ही था, बट इस साल कटा हुआ है इन्वर्स, इन्वर्टिबल कटा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। बस देखो क्या चीज़ है, इन्वर्स की हम बात करते हैं तो इन्वर्स किसी भी फंक्शन का सिर्फ तब निकाला जा सकता है जब वो फंक्शन क्या क्या हो। जब फंक्शन की बात करें, इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो जाए तो उसे कहा जाता है, उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। डन भाई, वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। डन। और जब भी कोई दोनों चीज़ें एक साथ लाई कर जाए, यानी 1 1 कोई फंक्शन भी अगर 1 1 और ऑन 2 दोनों होता है तो उसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना। तो यहाँ पर ये एक MCQ वाला क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि भाई इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्टिबल के लिए क्या कंपलसरी है। तो ऑप्शन में आपका आ जाए 1 1, ऑप्शन में आ जाए ऑन 2, ऑप्शन में आ जाए मैनी 1, ऑप्शन में आ जाए बाइजेक्टिव। तो आप सीधे सिर्फ बाइजेक्टिव लिख देना, हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। डन। तो यहाँ पर हमने इन तीनों बातों को समझा कि फंक्शन क्या बात हो रही थी भाई, ट्रिग्नोमेट्री क्या था और इन्वर्स क्या था, ठीक है। अब इन दो तीनों को कंबाइन करके इस चैप्टर को बनाया गया है, यानी हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख रहे हैं, वो भी उसके इन्वर्स को देख रहे हैं, ठीक है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। भाई नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो हमारे पास नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो उसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो जब भाई नॉर्मली हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं y इक्वल टू में साइन x कह सकते हैं, भाई ऐसा फंक्शन होगा। या फिर y इक्वल टू में cos x आ जाएगा, या फिर y इक्वल टू में tan x आएगा, और फिर या फिर y इक्वल टू में भाई क्या होगा, cosec x होगा, या फिर y इक्वल टू में sec x होगा, या y इक्वल टू में cot x होगा। भाई ये तो हमारे पास टोटल फंक्शंस होते हैं, भाई ये फंक्शन है, ठीक है। इतने टाइप के फंक्शन हुआ करते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक इतने टाइप के, यही 6 टाइप के आपके फंक्शन हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। देखो क्या है, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। माना कि आपने 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें मिस भी की होगी या फिर नहीं पढ़ा होगा, तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर चीज़ों को मैं बिल्कुल रिलेट करता हुआ ले जा रहा हूँ कि भाई आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके डन, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर देखो फंक्शन की बात करें, हमारे पास ये 6 फंक्शन है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे क्या, तो इसके डोमेन और रेंज को देखेंगे। भाई इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो भाई मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई इसका डोमेन, भाई इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, इस बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, डोमेन और रेंज को देख लेते हैं। तो डोमेन और रेंज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि साइन एक्स की हम बात करते हैं। तो साइन एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो साइन का डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब ये होता है कि हम एक्स की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं। भाई एक्स की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं। तो इसमें जैसा कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, भाई ऐसा ग्राफ होता है। तो हम देख पा रहे हैं क्या, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। इसमें यहाँ पर ये 1 तक जाता है और ये -1 तक जाता है। भाई ऐसा कुछ था, ऐसे साइन का ग्राफ पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है भाई। अब इसमें हम देख पा रहे हैं एक्स की क्या वैल्यू डालें कि इन्फिनिटी आंसर है। तो कभी इन्फिनिटी आंसर होता है, कभी ऐसा है कि आंसर ना निकले, हर एक वैल्यू पे निकलेगा। भाई एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो उस पर आंसर निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ रखोगे तो 1 आ रहा है, यहाँ रखोगे तो कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है। इस तरह से लेफ्ट में रखोगे, राइट में रखोगे, कहीं भी रखो आंसर तो आएगा, नॉट डिफाइन नहीं आ रहा है। यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं डोमेन जो है वो क्या आ रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दो आंसर आएगा। भाई कोई भी रियल नंबर पुट कर दो आंसर आएगा आपका। डन, चलो ठीक है। अब भाई ना आंसर आएगा तो उस अकॉर्डिंग रेंज, कितना आंसर आएगा, क्या क्या आंसर इसका आ सकता है। तो आंसर्स की बात करें तो -1 से 1 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। भाई हम देख पा रहे हैं ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है ये ना 1 से ऊपर जा पा रहा है ना -1 से नीचे जा पा रहा है। यानी कि साइन की रेंज क्या होती है, तो भाई -1 से 1 होती है। ये चीज़ें वैसे हमने 11th में पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ रिवाइज हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट कॉस की बात करते हैं। कॉस फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर से इरेज करता हूँ। अब आते हैं कॉस फंक्शन को देखते हैं भाई कॉस फंक्शन कैसा बन रहा है। तो भाई कॉस फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो भाई कैसा होता है, तो भाई यहाँ से कुछ इस तरह से जाता है कॉस फंक्शन। भाई ऐसा हमने पढ़ा हुआ था कॉस फंक्शन के बारे में,
ठीक है। इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि कभी भी ये नॉट डिफाइन नहीं जाता। यहाँ पर इसमें हम देख पा रहे हैं ये भी 1 से -1 यानी -1 से 1 तक की ही रेंज में घूमे जा रहा है, ऊपर नीचे हो ही जा रहा है। और x की वैल्यू आप कोई भी रख लो, कुछ भी रख लो भाई, ये -1 से 1 तक ही जाएगा। यानी कि हम देखेंगे साइन और कॉस का डोमेन और रेंज जो होता है वो सेम होता है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं है भाई, हर चीज़ बिल्कुल सेम है। -1 से 1 डोमेन और रेंज दोनों चीज सेम है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद 10 की हम बात करते हैं। 10 में डोमेन और रेंज क्या होता है, तो 10 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो 10 के लिए मैं फिर से छोटा सा एक ग्राफ बना के आपको दिखा देता हूँ कि भाई 10 में क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ रखते हैं ना π/2 रखते हैं, यहाँ पर पाई रखते हैं, यहाँ 3π/2 रखते हैं, यहाँ 2π रखते हैं, सेम इस साइड भाई π/2 रखते हैं, और यहाँ पाई रखते हैं माइनस का, -3π/2 होता है, और यहाँ -2π होता है। भाई ऐसे कुछ होता था, ठीक है। अब इसमें हमें पता है 10 0 0 होता है, 10 90 नॉट डिफाइन, मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। भाई ऐसा ग्राफ कुछ पढ़ा हुआ था हमने, भाई ऐसा कुछ ग्राफ पढ़ा हुआ था, ठीक है भाई। यहाँ से कुछ ऐसे आता था, यहाँ से नीचे आता था, ठीक है। डन, चलो भाई ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें भी ये x जा रहा है भाई, ये x जा रहा है, इसमें भी दुनिया भर का x जा रहा है, ठीक है। अब भाई इसमें कोई भी x पे वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई इसका डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, इसमें आप ढूंढो क्या कि कहाँ नॉट डिफाइन जा रहा है, कहाँ इन्फिनिटी जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 90 पे ये इन्फिनिटी चला गया, ठीक है, -इन्फिनिटी चला गया। वहीं भाई यहाँ देखा तो 3π/2 पे इन्फिनिटी चला गया, -इन्फिनिटी चला गया। भाई इस साइड जो आएगा वो नीचे की तरफ भी जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इस साइड देखा तो -π/2 पे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे -3π/2 पे भी इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे, सारे लिखेंगे एक एक करके, तो नो, सारे नहीं लिखने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर भाई मैं थोड़ा सा इसको साइड लिख देता हूँ। भाई यहाँ पर लिखा मैंने x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें से हमें माइनस करना है क्या, तो भाई 2n प्लस में 1 और π/2, भाई ये चीज़ आ जाएगा 2n प्लस में 1 π/2। अब देखिए क्या है, n क्या है, तो n की बात करें तो n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, प्लस में, माइनस में 1 2 3 4, और 0 भी होता है, यही होता है। अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ, मान लो इसमें मैंने 0 रखा, तो माइनस में क्या आ जाएगा π/2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और 1 इंटू में पाई हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें से π/2 को हटा दिया जाएगा, यानी कि ये हट गया। नेक्स्ट अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूँ तो 2 1 जा 2 और 1 3 3π/2 होगा, जो कि 3π/2 पे नॉट डिफाइन है, वो भी माइनस हो रहा है। यानी इस कंडीशन से हम सारे इन्फिनिटी वाले माइनस कर रहे हैं, यानी ये इसका डोमेन हो गया। और रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो रेंज क्या होगा, तो रेंज हम देख पा रहे हैं इसका आंसर जो है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी सारी वैल्यूज ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि इसका आंसर आएगा रियल नंबर, ऑल रियल नंबर होंगे। मैंने आर से नोट कर दिया, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो कॉसेक की बात करते हैं। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का जस्ट उल्टा होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है। साइन का जस्ट उल्टा होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा इसके अंदर, तो इस कंडीशन में देखो क्या है, साइन के रेंज की हम बात करें तो जस्ट उल्टा होने का मतलब, चलो इसका भी ग्राफ बना ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है, इसका छोटा सा ग्राफ बना देते हैं भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर साइन की बात करें तो साइन का ग्राफ जो होता था वो इस तरीके से ऐसा बनता था साइन का ग्राफ, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ देखें तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता था, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी कि भाई क्या होगा यहाँ पर ये होगा कि साइन का ग्राफ नीचे था तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। इधर ये नीचे था तो ये इस साइड नीचे बन जाएगा, इधर नीचे है तो ये इस साइड बन जाएगा, ऊपर है तो ये इस साइड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ आपके बन रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है ये 0 है, ये क्या है, तो भाई π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये 2π है। सेम इस साइड ये -π/2 है, और इसकी बात करें तो -π है, ये माइनस में 3π/2 है, और ये माइनस में 2π है। भाई ये कुछ ऐसा है, छोटा छोटा शायद दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ कहाँ ये नॉट डिफाइन हो रहा है। पहले तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर लिखा भाई इसके डोमेन के अंदर की x बिलोंग्स टू रियल नंबर जा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कहाँ कहाँ ये नॉट डिफाइन हो रहा है। तो नॉट डिफाइन की बात मैं कर रहा हूँ तो ये 0 पर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर पता नहीं कहाँ जा रहा है, ये नॉट डिफाइन जा रहा है, यहाँ ऊपर पता नहीं कहाँ जा रहा है, मतलब नॉट डिफाइन, नीचे यहाँ नॉट डिफाइन जा रहा है, यहाँ नॉट डिफाइन, कहाँ नॉट डिफाइन है, तो हम देख पा रहे हैं ये पाई वैल्यू पर,
भाई ये पाई वैल्यू पर नॉट डिफाइन है, 0 पर नॉट डिफाइन है और -पाई पर नॉट डिफाइन है, 2 पाई पर नॉट डिफाइन है। यानी कहाँ कहाँ नॉट डिफाइन हो रहा है, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पे नॉट डिफाइन हो रहा है। यानी कि इसमें माइनस क्या करूँ, तो माइनस हमें करना पड़ेगा n पाई। n मतलब क्या, तो n आपका इंटीजर है, यानी कि 0 पाई, भाई 0 अगर n की जगह पुट करूँ तो भाई 0 हो जाएगा, तो 0 पर नॉट डिफाइन है। ठीक है, अगर मैं 1 करूँ तो पाई पर नॉट डिफाइन है, 2 करें तो 2 पाई पर भी नॉट डिफाइन है, यानी सारी चीज़ नॉट डिफाइन को ये हम हटा पा रहे हैं। डन, तो ये इसका डोमेन हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके डन, चलो भाई ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, तो इसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज को जब मैं देख पा रहा हूँ तो रेंज हम देख पा रहे हैं ये प्लस इन्फिनिटी भी जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी नीचे भी जा रहा है। भाई नीचे माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ऊपर प्लस इन्फिनिटी, यानी सारे नंबर्स लेके जा रहा है। तो सारे यानी ऑल रियल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर देखोगे कि इसका आंसर कभी इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा होगा, इसके बीच में नहीं आ रहा। देखो आप रेड वाला फिगर कभी इन दोनों के बीच में देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, इसके इस लाइन के ऊपर है या फिर इस लाइन के नीचे, यानी बीच में नहीं आ रहा। बीच में क्या था, तो भाई -1 से 1 तक था, तो ये चीज़ नहीं होगी इसमें, या माइनस में -1 से 1 तक, भाई ये चीज़ हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं सेक की। तो सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो उसको भी थोड़ा सा नज़र उस पर भी डाल लेते हैं कि भाई सेक किस अकॉर्डिंग होगा। तो इस सेक की हम बात करें तो सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस का ग्राफ कैसा था, तो भाई कुछ ऐसा ग्राफ था कॉस का। ठीक है भाई, ऐसा ग्राफ था, यही था। अब इसके अंदर भी सेक अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा, तो जस्ट इसका उल्टा, यानी कि ये इस साइड हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा, ये इस साइड हो जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा। ठीक है, इसमें जो वैल्यूज़ होती है वो क्या है, तो भाई यहाँ पर होता है π/2, यहाँ पर है पाई, और यहाँ पर की हम बात करें 3π/2, ये चीज़ चल रहा है हमारे पास। ठीक है, और सेम आगे चलता जाता है, ये आगे 2 पाई है। ठीक है, इस साइड की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आ रहा है कितना, -π/2 है, और यहाँ पर -पाई है, और यहाँ पर की बात करें तो -3π/2 है, ये चल रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, हम देखेंगे पहले कि क्या वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर, और उसमें से क्या माइनस करने हैं, तो माइनस करने हैं जहाँ जहाँ इन्फिनिटी शो हो रहा है। इन्फिनिटी कहाँ शो हो रहा है, तो π/2 पे, देख रहे हो, इस π/2 पे इन्फिनिटी चला गया, भाई इस 3π/2 पे इन्फिनिटी चला गया, इसमें देखें तो -π/2 पे इन्फिनिटी चला गया। ठीक है, यानी ये कैसे आएगा, तो ये आएगा इस तरीके से बिल्कुल, यानी सेम टू सेम हो जाएगा 2n प्लस में 1 और साथ में π/2, और जिसमें n बिलोंग्स टू इंटीजर है, क्योंकि इसमें भी वही बात हो रही थी, किस पर भाई, 0 पर, सॉरी π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, माइनस की बात की जाए -π/2 -3π/2, इन सब पे ये भी नॉट डिफाइन था, ये भी है, सेम आ जाएगा। डन, चलो ठीक है। अब इसकी बात हम यहाँ करते हैं कि भाई इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज में ऑल रियल नंबर मैंने लिखा, क्योंकि भाई -इन्फिनिटी से लेकर ये +इन्फिनिटी सब जा रहा है, लेकिन इसमें भी आप देखोगे कहाँ तक भाई, तो 1 से -1 के बीच में ये नहीं दिख रहा भाई, ये ग्राफ इस लाइन से ऊपर है या फिर नीचे। ठीक है, यानी कि इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, -1 to 1, भाई ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा साइन जो था -1 से 1 ही था, तो भाई इसका उल्टा क्या होगा, तो ऑल रियल नंबर में से इसको छोड़ दो, बाकी चीज़ें। वैसे कॉस में भी सेम आ गया। डन, अब आते हैं फाइनली किस पर भाई, कॉट पे आते हैं। तो कॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉट के लिए भी मैंने इसको इरेज किया यहाँ पे। ठीक है, कॉट के लिए इसको इरेज किया, और कॉट के लिए मैं अगर यहाँ पर फिगर बनाता हूँ तो फिगर में कैसा बन जाएगा, तो यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं, ये फिर से भाई यहाँ पर क्या चीज़ है, मैंने यहाँ पर लिखा भाई π/2, यहाँ पर लिखा पाई, यहाँ लिखा 3π/2, और अगेन आगे 2 पाई आएगा, इस अकॉर्डिंग चल रहा है। इधर देखें -π/2 है, और इधर देखें तो -पाई है, इधर देखें तो -3π/2 है, इस तरह से चल रहा है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो cot 0 क्या होता है, तो cot 0 नॉट डिफाइन होता है, और cot 90 0 होता है। इतनी बात हमें पता है, यानी कि भाई ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा और ये ऐसे जाएगा। भाई cot 0 पर नॉट डिफाइन चला गया, और नीचे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये नीचे नॉट डिफाइन कहाँ पर जाएगा, पाई पर। सेम यहाँ पर ऐसे आएगा और ये नॉट डिफाइन इस साइड जाएगा। सेम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी ये नॉट डिफाइन आएगा और ये इस तरह से इधर नॉट डिफाइन आएगा। यानी हम देख पा रहे हैं ये जो नॉट डिफाइन बार बार आ रहा है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई ये 0 पर नॉट डिफाइन है, पाई पर नॉट डिफाइन है, इधर देखें तो -पाई पर नॉट डिफाइन है, मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पर ये नॉट डिफाइन जा रहा है। इन सब चीज़ों पे रेगुलर नंबर पे नॉट डिफाइन जा रहा है, तो उसको हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो कैसे माइनस होगा, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और माइनस में ये वाला n पाई
भाई ये लिखा मैंने n पाई को माइनस कर दिया, ठीक है, और साथ ही साथ n बिलोंग्स टू इंटीजर कर दिया गया। क्या भाई? n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये चीज़ हो गया। अब इसके रेंज की बात करें तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो -∞ से +∞, सब जगह जा रहा है, सब जगह जा रहा है, यानी कि आ रहा है ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर आ चुके हैं। तो ये आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसके अंदर हमने फंक्शन के डोमेन और रेंज को बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया, कैसे वैल्यूज़ आए उनको भी समझ लिया, क्योंकि भाई इनका भी बहुत रोल है आगे, कि कैसे आया उसका रोल है। और अगर ना रोल होता तो बस रटवा देता मैं आपको कि भाई पढ़ तो रखा ही है, टेबल याद कर लेना बस, लेकिन ये कैसे आया ये भी पता होना चाहिए, जो कि मैंने ग्राफिकली के थ्रू आपको बता दिया है। डन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसी के साथ ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे क्या है। तो आगे की हम बात करें तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये कैसा दिखने में होता है, भाई कैसा होता है ये। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है, जैसे मैंने sin x ले लिया, ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इन्वर्स की हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो यही फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, साइन के साथ इसके ऊपर -x लग जाता है, मतलब -1 लग जाता है, ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम fx की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर हम y भी लिख सकते हैं, यानी कि y = sin इनवर्स x हो गया। ये ऐसे ही हो जाएगा, y = cos इनवर्स x हो जाएगा, फिर y = में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, और उसके बाद y = में cosec इनवर्स x हो जाएगा, और देन y = में sec इनवर्स x हो जाएगा, और देन y = में cot इनवर्स x हो जाएगा। ये कुछ वैल्यूज़ जो होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, मतलब फंक्शन जो है वो ये 6 टाइप के फंक्शन आपको दिखेंगे, क्योंकि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी यही 6 होते हैं, बस इनवर्स में क्या लग गया, सबकी पावर -1 लग चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके अंदर एक स्पेशल नोट आपको बता दूँ कि भाई ये याद रखना, क्या याद रखना है भाई, कि भाई साइन इनवर्स x और साइन x की पावर 1 ये बराबर होता है क्या, होता है क्या बराबर, ये भाई देख लो। ऐसे तो नॉर्मली हम किसी की पावर साइन का स्क्वायर लिखते हैं, देखो नॉर्मली हम बात करें तो अगर मैं साइन स्क्वायर x लिखूं या साइन x का होल स्क्वायर लिखूं, ये बराबर होता है, ठीक है, ये बराबर होता है। लेकिन इन्वर्स की कंडीशन में ऐसा बराबर नहीं होता, यानी ये नॉट इक्वल टू होता है, याद रखना भाई, ये इन्वर्स में इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़े से बाद में जब हम इसके फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ मैंने बता दी है कि साइन इन्वर्स x साइन x का होल इन्वर्स के बराबर नहीं होता। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्या है, तो आगे हम देख पा रहे हैं इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वर्टिबल, क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं। अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया भाई, हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, क्या उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। भाई पूरा चैप्टर ऐसे कैसे निकाला जा सकता है, भाई निकाला जा सकता होगा। भाई क्या चेक करके देख लें कि इन्वर्टिबल होता है कि नहीं होता। तो भाई वो कैसे होगा, तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल, भाई कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, तो भाई इन्वर्टिबल की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर लिखा कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल ये कब होगा, इसकी 2 कंडीशन चेक करनी होगी, 2 टेस्ट इसको पास करने होंगे, तभी इन्वर्टिबल सिद्ध हो पाएगा कि हाँ भाई ये इन्वर्टिबल हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहला है 1-1 फंक्शन। अगर कोई फंक्शन 1-1 है तो तब वो इन्वर्टिबल होगा, सिर्फ 1-1 नहीं, दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए, अगर वो ऑन टू है। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों चीज़ें हो जाए तब उस कंडीशन में उस फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, यानी कि उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों का, यानी फिर कंबाइंड को हम एक और चीज़ कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। डन, इतनी बात हो गई। चलो ठीक है, क्या हम इसको चेक कर लें, भाई चेक कर लें कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं क्या वो बाइजेक्टिव हैं कि नहीं है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जैसे कि मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, कौन सा फंक्शन ले लें, पहले सबसे सिंपल वाला साइन फंक्शन, भाई वही ले लेते हैं। चलो भाई मैंने एक फंक्शन ले लिया, क्या, y = में साइन x ले लिया। ठीक है, या फिर y की जगह हम fx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। ठीक है, मैंने एक फंक्शन ले लिया है, फंक्शन fx = में साइन x ले लिया, चलो अच्छी बात है। अगर मैं कहूँ कि फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू रखता हूँ 0, तो बताओ साइन 0 क्या होता है।
तो साइन 0 0 होता है, ठीक है, साइन 0 0 होता है। ये क्यों कर रहे हैं? तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 1 1 प्रूव करना चाह रहे हैं। और 1 1 क्या होता है, याद है? कुछ याद है 1 1 क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, 1 1 भी यहाँ पर रिपीट करा देता हूँ थोड़ा। भाई 1 1 की बात करें, कोई भी फंक्शन 1 1 सिर्फ तब होता है जब उसमें उसके डोमेन और रेंज की बात करें। यानी हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू जब पुट करते हैं और यहाँ ए बी सी डी जो आ रहा है, इसके अंदर एक वैल्यू की एक ही इमेज बनेगी, एक वैल्यू की एक ही इमेज बनेगी और सबकी यूनिक इमेज होगी। कोई दूसरे के पास नहीं जाएगा भाई, 2 एक के पास नहीं जाएगा। अगर इसके अंदर मान लो कि आप ऐसा कर दो, इसको मिला दो इस साइड, तब ये क्या हो जाएगा, ये मैनी 1 हो जाता है, 1 1 नहीं हो पाता। 1 1 नाम से दिख रहा है, 1 के साथ 1 ही कंबाइंड है, तो यानी कि ये इस तरह से ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई भी एक वैल्यू पुट करने पर जो आंसर आया दूसरे पे अलग आंसर आना चाहिए, तीसरे पे अलग आंसर आना चाहिए, तब वो फंक्शन 1 1 होगा। डन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 0 पुट किया तो 0 आंसर आया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने पुट किया, क्या पुट किया भाई, अगर मैं इसमें पाई पुट कर दूं तो मुझे बताओ साइन पाई क्या होगा। भाई साइन पाई क्या होगा, तो भाई साइन का जो ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है उसके अंदर हमने देखा था क्या, तो भाई ये था 0, भाई यहाँ पर ये 0 था, ठीक है, ये था पाई और ये पाई बाई 2 था और ये था पाई। अब मैं इसमें देख पा रहा हूँ साइन 0 तो 0 होता है, ठीक है, साइन पाई भी 0 है और साइन 2 पाई की बात की जाए, ये 2 पाई है, ये भी 0 है। यहाँ पर क्या होता है, 3 पाई बाई 2 होता है, तो 2 पाई पर भी 0 होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 0 पे भी 0, पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0, यानी ये पाई पर भी 0 आ रहा है। और फंक्शन में अगर मैं 2 पाई रख देता हूँ तब भी फंक्शन 2 पाई वाला 0 ही आंसर दे रहा है। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो पहला टेस्ट ही फेल हो गया। अब ये पहला टेस्ट जब फेल हो गया है तो कैसे ये इन्वर्टिबल हो पाएगा, इसका इन्वर्स कैसे निकाल पाएंगे। दूसरा टेस्ट भी देख लें क्या। फिर दूसरे टेस्ट की बात करें तो दूसरा टेस्ट हमारे पास क्या था, ऑन टू की बात कर रहे हैं, ऑन टू की बात कर रहे हैं। ऑन टू का मतलब ये होता है कि रेंज के अंदर जो कोड डोमेन होता है उसके सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए। ऑक्यूपाई की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास -1 से 1 तक वैल्यूज़ थी, क्या इसके बीच में सारे नंबर्स का आंसर इसके आ रहे हैं, तो भाई हाँ, कोई भी वैल्यू डालोगे तो एक एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा, कोई भी एग्जैक्ट आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं छूटेगी, सारी वैल्यूज़ के आंसर आएंगे, यानी कि ऑन टू तो है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ये नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तो भाई ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। अब भाई 1 1 ही फेल हो गया तो कैसे काम चलेगा भैया, कैसे काम चलेगा अगर 1 1 ही फेल हो गया तो ये तो फंक्शन चैप्टर खत्म हो गया भाई, इन्वर्टिबल ही नहीं, इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे भाई, इसको इन्वर्स बनाएंगे। कैसे इन्वर्स बनाएंगे, तो भाई इसको हम टोटली देख पा रहे हो आप यहाँ पर, इसका जो डोमेन है वो बहुत बड़ा है भाई, पूरे एक्स की वैल्यू, यानी आप इन्फिनिटी से -∞ तक पूरी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो भाई, पूरी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। तो भाई पूरी वैल्यूज़ जब पुट कर सकते हो तो क्या हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं भाई, क्या इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, तो भाई हाँ बिल्कुल, हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या है, तो चलो उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हाउ इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल। भाई अगर ये देख पा रहे हैं हम, ये फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 नहीं होता, तो अब ये कैसे, हाउ कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैं बना देता हूँ, एक ग्राफ बना देता हूँ जिससे आप समझ पाओगे थोड़ा अच्छी तरीके से, ठीक है। ये हमने बनाया और यहाँ पे, ठीक है, साइन फंक्शन की बात करें तो साइन फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसमें हमें पता है ये होता है 0 और ये होता है भाई क्या, ये है पाई बाई 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई 2 और ये है 2 पाई, भाई ऐसा कुछ होता है। इधर की बात करें तो यहाँ से ये फंक्शन भी कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, तो ये माइनस में पाई बाई 2 है, ये माइनस में पाई है और ये माइनस में 3 पाई बाई 2 है और ये माइनस में 2 पाई है। इस तरह से चीज़ें होती हैं और यही लाइन ऐसे आगे आगे बढ़ती रहती है, ये आगे बढ़ती जाएगी, कहीं ख़त्म नहीं होती है, फ्लक्चुएशन चलता जाता है, ठीक है। यानी कि ये इस साइड इन्फिनिटी -∞ जाता है और इस साइड ये +∞ जाता है, तो ये पूरा साइन फंक्शन आ रहा था हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें से कोई एक हिस्सा ले लेते हैं, कोई एक हिस्सा ले लेते हैं बस, और उसका हम इन्वर्स निकाल पाएंगे। और वो कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, अगर मैं इसी के अंदर क्या कर दूं भाई, एक हिस्सा ले लिया मैंने, हिस्सा कौन सा ले लिया, तो यहाँ से मैं बात करता हूँ कि एक हिस्सा मैंने ये ले लिया
और एक हिस्सा ये ले लिया, ठीक है, ये दो हिस्से ले लिए मैंने, ठीक है। यानी हम देख पा रहे हैं इन दो रेड वाले पोर्शन के बीच में ही हम इसी पार्ट में देखेंगे। अब इस पार्ट में देखने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसी के अंदर कि यहाँ से जो फंक्शन जा रहा है वो ये वाला फंक्शन आ रहा है, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ से ये इतना ही जा रहा है। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच की वैल्यू के अकॉर्डिंग, इन दोनों के बीच अगर वैल्यू देखता हूँ मैं, तो क्या इसके अंदर ये फंक्शन जो ये साइन फंक्शन था, भाई हमारे पास ये फंक्शन कौन सा था, एफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स था, ठीक है, क्या ये साइन फंक्शन इस इंटरवल के अंदर 1 1 है, तो भाई हाँ है, क्योंकि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही। अगर हम टोटल की बात करें तो देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, हर जगह सेम आंसर आ रहा था। लेकिन इन दोनों पोर्शन की बात की जाए तो ये यहाँ से भाई इस साइड से -1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये 1 तक जाता है, -1 से 1 तक जा रहा है और सारी वैल्यू ऑक्यूपाई हो रही है। इसका मतलब अब ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल बन चुका है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इफ़, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इफ़ domain is restricted then ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है फंक्शन इज क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल, ठीक है। अगर इसमें क्या हो गया, इफ डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड, अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तब हम उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या कर सकते हैं, उसको हम इन्वर्टिबल बना सकते हैं, वो फंक्शन इन्वर्टिबल बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक देखो चैप्टर में हम यही पहुंच रहे हैं कि भाई कहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत कर पाएँ, क्या ये चैप्टर सही है कि नहीं है, तो अभी उस मुद्दे पर चल रहे हैं अभी, ठीक है, कि भाई यहाँ पर ये फंक्शन को हमने देखा कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। ऐसे ही आपके एमसीक्यूज में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और वो ये पूछ सकता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वर्टिबल होता है कि नहीं होता, ठीक है, तो आप सीधे लिखोगे नो, ठीक है। अगर वही आपके सामने आता है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके अलग से जो पैसेज वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना अलग से, ठीक है, उनमें क्वेश्चन में क्या है, तो उसके अंदर भी आपको ये डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसके आंसर दे सकते हो। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे, हाउ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज इन्वर्टिबल। चले नेक्स्ट पे, भाई बिल्कुल चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट जैसे कि हम देख पा रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड साइन ग्राफ, जो साइन का जो रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ है वो कैसा बन रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा y इक्वल टू साइन एक्स, ये आपका जो फंक्शन है वो -π/2 से π/2 के बीच का ही फंक्शन बन रहा है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया है, पर यहाँ पर देख पा रहे हो ये फंक्शन को यहाँ पर ये स्टॉप कर दिया गया है। देखो ये पॉइंट स्टॉप वाला है और स्टॉप कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन है उसका डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, -π/2 से π/2 कर दिया गया है और इतना ही ग्राफ बनेगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, यानी कि अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या हो रहा है, जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो ये आपका आ रहा है -π/2 से π/2, भाई ये इसका डोमेन आ रहा है, ठीक है। वहीं हम रेंज की बात करें तो रेंज में कोई भी तब्दीली नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, रेंज जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी -1 से 1 ही चलेगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि भाई ये आपके पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं कि जब ये साइन इनवर्स में बदलता है, जब ये साइन इनवर्स में बदलता है, यानी कि अब मैंने क्या कर दिया, y इक्वल टू में साइन इनवर्स x कर दिया है, भाई ये चीज़ कर दी है, ठीक है। जैसे ही ये इनवर्स में बदलेगा, इनवर्स में जैसे ही बदला है तो उस कंडीशन में अब क्या होगा, इसके डोमेन और रेंज जो हमारे पास पहले थे, भाई यहाँ पर देखो डोमेन और रेंज थे, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज कैसे हो जाएंगे, क्योंकि अब जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर जो आएगी, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, भाई डोमेन को मैं कहूँगा, डोमेन जो हो जाएगा वो -1 से 1, देख पा रहे हो आप, देखो डोमेन x एक्सिस पे आ गया, ठीक है, और रेंज जो है वो y एक्सिस पे आ चुका है। यानी भाई डोमेन जो x पे, भाई डोमेन x पे ही होता है, भाई डोमेन मतलब जो वैल्यू पुट करते हैं तो वो x पे होता है, तो ये आपके पास आ रहा है -1 से 1 जा रहा है, ठीक है, भाई डोमेन -1 से 1 जा रहा है। और वहीं रेंज की हम बात करें तो रेंज कितना आ रहा है, तो अब इसके अंदर रेंज जो आ रही है वो आ रही है -π/2 से π/2, भाई इतनी वैल्यूज आ रही हैं।
ठीक है, ये आपके पास आ गया साइन इनवर्स का फंक्शन। यानी कि ग्राफ क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी जो आपका वाई एक्सिस था वो एक्स में आ गया, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। पर इस वाले में ये आपका क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक्स पे हमने -π/2 से π/2 रखा है, डन। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस आपका है, इसमें हम, और ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे -π/2 से π/2 पे चले गए हैं, डन। तो भाई यहाँ पर -1 से 1 डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया। यानी कि ये आपके साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज हो चुका है और ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, डन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे क्या है। तो भाई आगे की हम बात करते हैं, जैसे कि हमने साइन की बात करी, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा भाई ये था हमारे पास फंक्शन, भाई ये फंक्शन था। उसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये डोमेन है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो ये है रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई हमारे पास जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसका डोमेन -1 से 1 होता है, जैसे कि अभी हमने देखा, और रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है। ओके, डन। देखो क्या, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास थे उसके अंदर जो हमने देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर देखा था, तो वहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी वहाँ पे, ठीक है, कि भाई डोमेन रेंज किस अकॉर्डिंग होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसी को जस्ट उल्टा करके यहाँ लिखा हुआ है। उल्टा मतलब कैसे, तो भाई डोमेन को इस साइड, रेंज को उस साइड कर दिया, उल्टा कर दिया, क्योंकि अभी देखा हमने कि इन्वर्स में चीज़ें बदल जाती है, उल्टी हो जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर डोमेन, अब देखो कॉस के अंदर -1 से 1 और ये 0 से π। अब इसके अंदर कॉस के अंदर जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कॉस की अगर मैं बात करूं तो कॉस फंक्शन कुछ ऐसा होता है, भाई ऐसा होता है। तो हम देख पा रहे हैं इसमें 0 से π पर रिस्ट्रिक्ट किया है, नहीं 0 यहाँ पर होता है, ये π/2 है और ये π है, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाली चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया गया, इतने को, इतने के अंदर कॉस को लाया गया है। अब इसके अंदर देख सकते हो, एक मिनट, थोड़ी सी चेंजेस हो गई भाई, हाँ मैं कह रहा था 0 से π के बीच में चल रहा है ये थोड़ा सा ग्राफ में गलती हुई है। ग्राफ में गलती क्या हुई है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये था π/2 और ये π है, और ये 3π/2 और ये 2π है। इधर की बात करें तो भाई -π/2 है, ये -π है, सो ऑन चलता जाता है। ग्राफ की बात करें तो यहाँ से ऐसे आता है और यहाँ से ऐसे आता है और ये ऐसे चलता है ना, वैसे चलता है। अब इसके अंदर डोमेन रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है यहाँ से 0 से π, यही चीज़ थी, ठीक है। पहले हमने थोड़ा सा इधर से लाइन खींच दी थी, वो छोटे में करने के चक्कर में हो जाता है, कोई बात नहीं, अब सब एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई 0 से π के बीच में जब इसको रिस्ट्रिक्ट किया तो हम यहाँ पर -1 से -1 तक सारी वैल्यू ऑक्यूपाई कर रहा है। तो उस अकॉर्डिंग देखिए 0 से π रखा गया है और हमारे पास कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से 1। सिमिलरली कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स की बात की जाए तो ये हमारे पास रियल नंबर माइनस में 1 और 1 आएगा, और इसका जो यहाँ पर आ रखा है ये -π/2 से π/2 तक जाएगा, लेकिन इसके अंदर 0 पर ये नॉट डिफाइंड सिग्नल देता है, मतलब नॉट डिफाइंड आंसर देता है, इसलिए उसको माइनस कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद सेक की बात करें तो सेक के अंदर भी क्या है, तो सेक होता है कॉस का जस्ट उल्टा, यही उल्टा है भाई, यही देख लो, साइन का उल्टा कॉसेक है, तो साइन का जो भी था वही रखा, बस उसमें से 0 हटा दिया, ठीक है। ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, ठीक है। सेक की हम बात करते हैं, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो भाई इसमें से π/2 हटा दिया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर π/2 पे नॉट डिफाइन देता है, इसलिए उसको हटा दिया गया है। 10 की बात करते हैं तो ऑल रियल नंबर इसका आंसर आता था, और यहाँ पर क्या चीज़ है, इसमें भी -π/2 से π/2 तक ही लिया गया है, ठीक है। चलो भाई, और कॉट की बात की जाए तो इसको 0 से π लिया गया है। तो ये आपके टोटल हो चुके हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो भाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे इसके फॉर्मूलेज होते हैं, किस तरह से एक चीज़ दूसरे में कन्वर्ट होती है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो देख पा रहे हैं साइन इनवर्स 1/x जो है वो कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है। यानी साइन का उल्टा, नॉर्मली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा हुआ था कि भाई साइन थीटा जो है वो 1/cosec थीटा के बराबर था, भाई ये पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 1/x जो है वो कॉसेक इनवर्स x के बराबर होता है, डन। चलो ठीक है, सेम यहाँ कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है। और भाई 10 जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कॉट की थोड़ी सी लिमिटेशन है, और वो क्या लिमिटेशन है कि अगर x पॉजिटिव रहेगा यानी 0 से ग्रेटर रहेगा, अगर x पॉजिटिव रहता है 0 से ग्रेटर रहेगा तब तो कॉट इनवर्स x रहेगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा तो भाई -पाई प्लस कॉट इनवर्स x आएगा जब वो नेगेटिव की कंडीशन में रहेगा। तो डन। तो ये हमारे पास थे साइन कॉस टेन फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी। ओके, अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास है कि साइन इनवर्स -x जो है वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लेना भाई, साइन कॉसेक और टेन ये तीनों थोड़े से भाई भाई से हैं, ठीक है। भाई भाई कैसे हैं, तो यहाँ पर ये है कि अगर तीनों के अंदर माइनस आता है तो तीनों के आगे जस्ट माइनस लिख देंगे बस, ठीक है। यानी कि माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये चीज़ आ रहा है, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर साइन जो है बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है -1 से 1 में बिलोंग कर रहा है। और वहीं हम बात करें कॉसेक की तो ये क्या है, मॉडुलस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि भाई कॉसेक जो होता है वो +1 और -1 के बीच में लाई नहीं करेगा, इसलिए मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 कर दिया गया है, ठीक है। चलो भाई, अब उसके बाद हम देख पा रहे हैं 10 की, तो 10 में ऑल रियल नंबर्स होते हैं, सारा हमारे डोमेन और रेंज का ही खेल है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखी गई है। क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें दी रहती हैं, ठीक है। नॉर्मली इसका यूज़ आपको नहीं लगता, लेकिन कभी कभी इसके बड़े अच्छे यूज़ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, उसके बाद सी ऑप्शन की बात करते हैं। तो भाई इसमें क्या है, जैसे कि मैंने साइन कॉसेक और टेन को एक जैसे फॉर्मूले के अंदर दिखाया, उसके बाद हम देख पा रहे हैं कॉस और कॉट और सेक ये तीनों एक जैसे चल रहे हैं। कैसे, तो भाई कॉस इनवर्स -x की बात करें तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, ठीक है। और कॉट भी पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, और सेक भी पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके 3 फॉर्मूले इसके थे। उसके बाद मेनली ये डी वाला बहुत फॉर्मूले यूज़ हो जाते हैं ये वाले। तो कैसे भाई, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इनका सम जो होता है वो π/2 होता है। और वहीं हम देखें कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स इनका सम जो होता है ये भी π/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर टेन और कॉट की बात करें तो टेन और कॉट का भी सम जो होता है वो π/2 ही होता है। डन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, तो ये आ गया हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ साइन इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें भी वही भाई, इसके आगे की बात मतलब से डी तक हो गया था। अब ई की हम बात करते हैं। ई में क्या है, तो tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई। देखो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये जो आपकी स्लाइड दिख रही है ना, ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ भाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई ये क्या आ रहा है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस tan x वाई। देखो नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है क्या, तो भाई हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, जो कि क्या था, तो जो कि फॉर्मूला था हमारे पास tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x और tan y। कुछ ये फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था जी भाई, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। अब देखो क्या है, ये चीज़ पढ़ी थी, इससे कुछ रिलेट करके आप देख सकते हो। यहाँ पर 10 ब्रैकेट में x प्लस वाई है, यहाँ tan x tan y है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, जो चीज़ आप देख रहे हो सब में 10 अगर बाहर ले लेते हो, 10 बाहर है आपके पास, तो अंदर वही चीज़ है x प्लस वाई और 1 माइनस में x और y, भाई x और y ये चीज़ होता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर हमारे पास है। डन। तो उसी से फॉर्मूला बना हुआ है, तो आप उसको याद कर सकते हो। सेम चीज़ अगर माइनस के साथ होती है तो माइनस में ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाता है, इतनी सी बात थी। इसमें भी वही चीज़ होता था कि अगर हम माइनस के साथ चलते हैं तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाता है, भाई यही चीज़ होता था ना, भाई यही पढ़ा था हमने। चलो कोई नहीं, ये वाले 2 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस होते हैं, मतलब यूज़ होते हैं, तो भाई आपको आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं 2 tan इनवर्स एक्स की, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है 2 tan इनवर्स एक्स का, तो ये होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या भाई, कि भाई हमने पढ़ा था tan 2x का फॉर्मूला एक पढ़ा था, जो कि था 2 tan x अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स। भाई ये फॉर्मूला हमने tan 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी sin 2x का पढ़ा था, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर। ये हमने पढ़ा था sin 2x का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, तो यही चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, क्या हो रहा है, तो वही साइन क्या है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं sin 2 इस साइड आ गया है, और इसी से ही फॉर्मूला रिलेट हुआ है। जैसे कि 2 tan x है तो सीधे 2x हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यानी 2 tan इनवर्स को हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ लिखा जा सकता है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 tan इनवर्स x हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई 2 tan इनवर्स x की बात करें तो इसको अगर 10 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर देखो क्वेश्चन के अंदर आपको साइन में आंसर लाना है तो आप साइन वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर आपको 10 में लाना है तो 10 वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। इसका भी हमने देखा था 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला था, ये tan 2 थीटा का था, तो उसी को हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, इसी से 10 में भी कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ की बात करें sin 2x को, अब देखो क्या है, ये फॉर्मूले तो इतने हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि भाई साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x जो है इसको हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि भाई 2 साइन इनवर्स x क्या है, तो साइन इनवर्स 2x 1 माइनस में x स्क्वायर, भाई ये चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। वही कॉस की बात करें तो साइन इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारे पास आ गई। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, और की कंडीशन में 2 cos इनवर्स x जो है इसे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका हम यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यहाँ पर कुछ और भी एडिशनल फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ बिल्कुल एडवांस क्वेश्चंस में हमारे होते हैं, और वो कुछ ऐसा है कि जैसे कि हमारे पास है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको जैसे एडअप करेंगे तो ये साइन इनवर्स x और 1 माइनस वाई स्क्वायर, y और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई इस तरह से रिलेट किया हुआ है। क्या भाई x है फिर 1 माइनस वाई है, y है तो 1 माइनस एक्स है, भाई इतनी चीज़ है। वही अगर हम माइनस की बात करें तो जहाँ पर यहाँ पर हम प्लस देख पा रहे थे वहाँ पर ये माइनस हो गया, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, कॉस की बात करें, कॉस एक्स कॉस वाई की बात की जाए तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है एक्स वाई माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कॉस और कॉस में माइनस साइन होता है तो इस माइनस की जगह यहाँ पर प्लस जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या दिख रहा है, तो 3 साइन इनवर्स x की हम बात करते हैं। तो भाई 3 साइन इनवर्स x, तो हमने साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बन रखा है। क्या भाई 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, भाई वही था ना, उस साइन 3 थीटा का था, उसी से यहाँ पर बना हुआ है। यानी 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला यही हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब हो जाएगा। सेम कॉस 3x का फॉर्मूला जो था वो हमने यहाँ पर रिलेट कर रखा है। ठीक है, 4x क्यूब माइनस 3x, 4 क्या है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। ठीक है, और उसी के साथ tan की बात करें तो tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला था, वो चीज़ यहाँ पर आ रखा है। ठीक है भाई, सारी चीज़ें जो हमने फॉर्मूलेज देखे थे तो उसके अंदर हमने 10, अगर जैसे इसमें क्या था 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स अपन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था। सब 10 को बाहर लिखा इन्वर्स के साथ, अंदर सिर्फ x रह गया, और यही आपका इन्वर्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, उसी से आप रिलेट करोगे तो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ेगा, वैसे के वैसे ही फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे। डन, चलो ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं साइन इनवर्स x को कैसे लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स x को जैसे कि नॉर्मली होता है ना, साइन को x को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ऐसे लिखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया जा सकता है। ठीक है, और इसी को हम 10 की फॉर्म में करें तो x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी किया जा सकता है। ठीक है, देखो नॉर्मली होता क्या है, तो नॉर्मली हमें पता है साइन इनवर्स x लिखा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग x जो है वो होता है p/h होता है, भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, और यानी कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज 1 है, और यहाँ से अगर मैं बेस निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, भाई ये बेस आएगा आपका। ठीक है, ये बेस आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए साइन इनवर्स x हमारे पास है, इसको अगर मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है, भाई कॉस इनवर्स x में करना है, तो क्या होता है वो, तो वो होता है आपका b/h होता है, और b कितना है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, और h कितना है 1 है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, और हम देखते हैं tan इनवर्स के बारे में, तो tan इनवर्स x को देखा जाए तो वो होता है p/b होता है, तो p कितना है x और b कितना है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या वही लिखा हुआ है वहाँ पे, तो भाई बिल्कुल वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 में ये कन्वर्ट हो रहा है, भाई 10 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, भाई इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कॉस इनवर्स को भी हम इसी तरह से 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको माने कि ये b/p है, तो b को अगर x माना और p को हमने 1 माना, फिर वहाँ से h निकाल के इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, 10 के साथ भी वही सीन है, तो साइन कॉस 10 को इस तरह से हम तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे।
ठीक है भाई, नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन आर यूज टू राइट ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भाई इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कई क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट फॉर्म में आएंगे, लेकिन अगर आपको उनको डील करना आ जाए, उनके तरीके डील करने आ जाए तो आप उसको बड़े प्यार से समझ पाओगे। ठीक है, जो कि हम आगे आने वाले क्लास में हम जो उसके क्वेश्चंस डील करेंगे उनमें आप इसका यूज़ करोगे, आप बोलोगे भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है ये। अब देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखता है किस फॉर्म में, तो a² - x² की फॉर्म में अगर आपको दिख जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम इस x की जगह पुट कर सकते हैं a sin थीटा या a cos थीटा। अगर ऐसा पुट करेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आपने पुट कर दिया a² तो है ही आपके पास, और उसके बाद x की जगह पुट कर दिया a sin थीटा और इसका स्क्वायर यानी a² sin स्क्वायर थीटा, यानी a² अगर आप कॉमन ले लेते हो तो रूट के बाहर जाकर सिर्फ a बचेगा, अंदर 1 - sin स्क्वायर जो कि cos स्क्वायर होता है 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ a cos थीटा आ जाएगा। यानी इस फॉर्म को, इस डिफिकल्ट फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पाओगे अगर आपने a sin थीटा पुट कर दिया या फिर a cos थीटा पुट कर दिया। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, सेम यहीं पर है कि a² + x², ठीक है, अगर इस फॉर्म में होता है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, tan या cot पुट करेंगे, क्योंकि हमें tan और cot का फॉर्मूला पता है क्या, 1 + tan² = sec², यही था ना। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या a² के साथ करेंगे तो a tan थीटा लेंगे, जैसे a² कॉमन लेंगे तो 1 + tan² थीटा जो कि sec² बनेगा और बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और वही tan और cot इसके अंदर यूज़ किया जाता है। सेम इसकी बात की तो sec और cosec यूज़ किया जा सकता है। वही अगर a + x और या a - x रहता है तो इसकी जगह a cos थीटा या a cos 2 थीटा पुट किया जा सकता है। ठीक है, इसको अगर यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर a जब कॉमन लोगे तो 1 + cos थीटा आएगा, और 1 + cos थीटा का फॉर्मूला आप बताओगे या फिर 1 + cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि भाई क्या होता है इसका फॉर्मूला। सेम चीज़ अगर साइन पुट करते हैं तो साइन के कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसी के अंदर a cos थीटा a cos 2 थीटा पुट किया गया है, और इसी को हम साइन के अकॉर्डिंग करेंगे तब क्या होगा वो चीज़ भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसका भी कमेंट कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि भाई 1 + x² ± 1 - x² ऐसी फॉर्म रहे चाहे ऐसी फॉर्म रहे, उस कंडीशन में x² की जगह हम cos² थीटा रखेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ है, x² की जगह cos² थीटा जब यहाँ पर रखोगे तब यहाँ पर 1 + cos² के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेगी और बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, उसको भी हम डील करेंगे। और उसके बाद सेम यहाँ पर है, यहाँ पर a² cos 2 थीटा कर सकते हैं, यानी कि इसमें a लिखा है तो a साथ में आएगा, अगर a नहीं लिखा है तो a साथ में नहीं आएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई नेक्स्ट की हम बात करते हैं 1 + x 1 - x है, तो इसमें भी क्या चीज़ है, तो इसमें हम cos थीटा करेंगे क्योंकि a साथ में नहीं है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें a cos थीटा करेंगे क्योंकि a साथ में है यहाँ पे। ओके डन, तो ये यहाँ पर कुछ सुटेबल फॉर्मूलेज थे जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूलेज क्या, ये तो एक ट्रिक है जो कि आप उसको वहाँ पर रखोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ओके डन, तो भाई इसी के साथ हमारा यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दिया है। डन, आपने ये लेक्चर अगर आखिर तक देखा है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकियों से समझ में आ गए होंगे। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। आप इसके अब क्वेश्चन को करोगे जैसे कि हम भी करवाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड्स में जो आते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूलेज अगर आपके सारे क्लियर हो गए हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस पर आओगे, जब आप क्वेश्चन समझोगे, क्लास लोगे, उसके बाद देखना सब चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में फिट होती जाएगी। तो भाई यही होगा। तो फटाफट भाई इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उन्हें भी फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो भाई सेशन अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सजेस्ट कर देना कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, कि उनको भी ये इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल पाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू।